हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज आपका फिर एक बार वेलकम करता हूं अपने चैनल द ट्रैवलिंग वाइब्स में। फ्रेंड्स, द ट्रैवलिंग वाइब्स में जैसे मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हम अपने आने वाले एपिसोड में मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का एपिसोड हम लोग हुमायूं के ऊपर ही चर्चा करते हैं। उसके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ और बने रहिएगा मेरे इसी ब्लॉग में मेरे साथ। तो चलिए हम चलते हैं हुमायूं के दौर। दोस्तों, हुमायूं ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ावों को देखा था। हुमायूं को सबसे ज़्यादा कष्ट उसके भाइयों से मिला था। वहीं अफगान शत्रुओं ने हुमायूं की मुसीबतों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो आइए जानते हैं मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हुमायूं मुगल सम्राट बाबर के सबसे बड़े पुत्र थे, जो कि बाबर के बहुत लाडले पुत्र थे। हुमायूं एक इकलौता ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने मुगल साम्राज्य का बंटवारा अपने चारों भाइयों में किया था। हुमायूं के 3 भाई कामरान मिर्जा, अस्कारी और हिंदाल थे, जिसके लिए हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, लेकिन बाद में वही उनकी मुसीबतों का बहुत बड़ा कारण बने। मुगल शासक हुमायूं महज 12 साल का था जब उसे बदख्शा के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में उन सभी अभियानों में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व उसके पिता ने किया था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मौत के 4 दिन बाद 30 दिसंबर सन 1530 ईस्वी में बाबर की इच्छा अनुसार उनके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठाया गया और उनका राज्य अभिषेक किया गया। आपको बता दें कि बाबर ने अपने चारों पुत्रों में मुगल साम्राज्य को लेकर लड़ाई ना हो और अपने अन्य पुत्रों को उत्तराधिकारी बनने की इच्छा जताने से पहले ही अपने जीवित रहते हुए हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके साथ ही बाबर ने चारों तरफ फैल रहे अपने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए हुमायूं को मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांटने का आदेश दिया, जिसके बाद आज्ञाकारी पुत्र हुमायूं ने अपने मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांट दिया। उसने अपने भाई कामरान मिर्जा को पंजाब, कंधार, काबुल, हिंदाल को अलवर और अस्करी को संभल की सूबेदारी प्रदान की थी। यही नहीं, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा की जागीर सौंपी। हालांकि यह हुमायूं को की आगे आने वाली जिंदगी में उसकी एक बहुत बड़ी भूल रही थी। उसे अपनी जिंदगी में कई बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा था। वहीं उसका सौतेला भाई कामरान मिर्जा उसका बड़ा प्रतिद्वंदी बना। हालांकि हुमायूं को अफगान शासकों से कट्टर दुश्मनी थी, वहीं अफगान शासकों से लड़ाई में भी उसके भाइयों ने कभी उसका सहयोग नहीं दिया। हुमायूं ने अफगानिस्तान और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में साल 1531 से 1540 तक शासन किया था। फिर दोबारा साल 1555 से 1556 तक शासन किया था। वही मुगल साम्राज्य का विस्तार पूरी दुनिया में करने के मकसद को लेकर हुमायूं ने अपनी कुशल सैन्य प्रतिभा के चलते कई राज्यों में विजय अभियान चलाया। वहीं इन अभियानों के तहत उसने कई राज्यों में जीत का परचम भी लहराया था। साल 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह की लगातार बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं ने कलिंजर पर हमला किया। वहीं इस दौरान अफगान सरदार महमूद लोदी ने जौनपुर और बिहार की तरफ आगे बढ़ने की खबर मिलते ही हुमायूं गुजरात के शासक से कुछ पैसे लेकर वापस जौनपुर की तरफ चला गया। इसके बाद दोनों में घमासान युद्ध हुआ। साल 1532 में अफगान सरदार महमूद लोदी और हुमायूं की विशाल सेना के बीच दोहारिया नामक स्थान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं के पराक्रम के आगे महमूद लोदी नहीं टिक पाया और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं इस युद्ध को दोहरिया युद्ध भी कहा जाता है। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा तथा 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद उसने मेवाड़ को संधि करने के लिए मजबूर किया। वहीं इस दौरान गुजरात के शासक बहादुर शाह ने तुर्की के एक प्रख्यात एवं कुशल तोपची रूमी खां की मदद से एक शानदार तोपखाने का निर्माण भी करवाया था, जिसके बाद हुमायूं ने बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए साल 1535 ईस्वी में बहादुर शाह पर सागरपुर में आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच हुई इस संघर्ष में गुजरात के शासक बहादुर शाह को मुगल सम्राट हुमायूं के आगे हार का सामना करना पड़ा। इस तरह हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों पर भी अपना अधिकार जमा लिया
और मालवा और गुजरात को उसने मुगल साम्राज्य में शामिल करने में सफलता हासिल की। वहीं दूसरी तरफ शेर खां ने सूरजगढ़ के राज में बंगाल को जीतकर काफी ख्याति प्राप्त की, जिससे हुमायूं की चिंता और बढ़ गई। इसके बाद हुमायूं ने शेर खां को सबक सिखाने और उसकी उद्देश्य से साल 1538 में चुमानगढ़ के किले को घेर डाला और अपने साहस और पराक्रम के बलबूते उस पर अपना अधिकार जमा लिया। हालांकि शेर खां के बेटे कुतुब खां ने हुमायूं को करीब 6 महीने तक इस किले पर अधिकार जमाने के लिए उसे काफी परेशान किया और उसे कब्जा नहीं करने दिया था। लेकिन बाद में हुमायूं की कूटनीति के सामने कुतुब खां को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद सन 1538 में विजय अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुगल शासक हुमायूं बंगाल के गौड़ क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसने चारों तरफ लाशों का मंजर देखा और एक अजीब सी मनहूसियत का महसूस किया। इसके बाद हुमायूं ने इस स्थान को फिर से निर्माण कराया, इसका नाम जन्नताबाद रख दिया। वहीं बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के पास 29 जून सन 1539 को चौसा नामक जगह पर युद्ध हुआ, जिसको हम चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें हुमायूं परास्त हुआ। युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और अफगान सेना ने जीत हासिल की। वहीं चौसा के युद्ध के क्षेत्र में हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इतिहासकारों के मुताबिक चौसा के युद्ध में जिस भिश्ती का सहारा लेकर हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने 24 घंटे के लिए दिल्ली का बादशाह का ताज पहनाया था, जबकि अफगान सरदार शेर खां महाजीत के बाद उसे शेरशाह की उपाधि से नवाजा गया। इसके साथ ही शेर खां ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। वहीं इस लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं, उसके भाई अस्करी और जिंदाल ने साथ दिया। हालांकि हुमायूं को इस युद्ध में असफलता हाथ लगी और यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। वहीं कन्नौज के इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में मुगल राज कमजोर पड़ गया और देश की राज सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया और करीब 15 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। वहीं अपने इस निर्वासन काल के दौरान ही 29 अगस्त 1541 में हुमायूं ने हिंदाल आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह, जिनसे उन्हें महान बुद्धिजीवी और योग्य पुत्र अकबर पैदा हुआ। अकबर ने बाद में मुगल सम्राट की नींव को मजबूत किया और मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। करीब 14 साल काबुल में बिताने के बाद सन 1545 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अपनी जीत काबिज कर ली। सन 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी भरोसेमंद सेना के साथ पेशावर पहुंचा और फिर अपने पूरे जोश के साथ उसने 1555 ईस्वी में लाहौर पर दोबारा अधिकार कर लिया और जीत का फतवा लहराया। इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां एवं तातर खां के बीच सतलुज नदी के पास मछुआरा नामक जगह पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं ने जीत हासिल की और इस तरह पूरे पंजाब पर मुगलों का अधिकार जमाने में सफल हुआ। इसके बाद 15 मई 1555 ईस्वी में को ही मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक जगह पर भीषण संघर्ष हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने और अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया। हालांकि इस संघर्ष में अफगान सेना को मुगल सेना के आगे हार का सामना करना पड़ा और फिर 23 जुलाई साल 1555 में मुगल सम्राट हुमायूं दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। इस तरह मुगल ने एक बार फिर अपने साम्राज्य स्थापित कर लिया और हिंदुस्तान में मुगलों का डंका बजा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद हुमायूं ज्यादा दिनों तक सत्ता का सुख नहीं उठा सका। जनवरी साल 1556 में जब वह दिल्ली के दीन पनाह भवन में स्थित लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। वहीं हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर ने मुगल सिंहासन संभाला। उस समय अकबर की उम्र महज 13 साल की थी, इसलिए बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसके बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की और लगभग पूरे भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। वहीं हुमायूं की मौत के बाद उनकी बेगम हमीदा बानो ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया, जो कि आज दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और यह मुगल कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस तरह
मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हुमायूं अपनी पराजय से निराश नहीं हुए, बल्कि आगे बढ़ते रहे और एक बार फिर से अपने खोए हुए साम्राज्य को हासिल करने में सफल रहे। हुमायूं के जीवन से यही प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों का डटकर सामना करने वालों को अपने जीवन में सफलता जरूर नसीब होती है, इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वे कठिनाइयों से जूझते हुए गिरते पड़ते चलता रहा। पर तीसरे मुगल सम्राट थे जो कि महज 13 साल की उम्र में राज सिंहासन पर बैठे थे। अपनी सूझबूझ के चलते उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर अपना मुगलों का शासन काबिज कर दिया था और वह एक बहुत ही कुशल शासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सी नीतियां बनाई, जो कि एक बहुत ही उनकी उदारवादी सोच को दर्शाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी सम्राट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। आशा करता हूं आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नीरज साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं बहुत जल्दी अपने अगले एपिसोड में। तब तक फ्रेंड्स, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। शब्बा खैर।